Hello. Good morning, everyone. This is Ritik SR Shah. Welcome to Knockout Online. गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ? मॉर्निंग के सुबह के 3 बज रहे हैं अभी। मे भी आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ना भी चाहिए आपको। तो गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि फाइनली वो दिन आने वाला है आफ्टर 24 आवर्स जब आप अपनी जिंदगी का 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। बोर्ड का एग्जाम हमेशा बहुत ज्यादा बोल सकते हो इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी होता है, एंजाइटी भी होती है, मतलब हर तरह के इमोशन का मिक्स फीलिंग आपको फील हो रहा होगा। बट यकीन मानिए बहुत मजेदार सा पल होता है ये। अब हिंदी का एग्जाम है आपका, ये लास्ट वीडियो होगा हिंदी से रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्या करने वाले होंगे, इस वीडियो में हम हम नहीं मतलब मैं आपको रिलैक्स करवाऊंगा, मैं आपको शांत करवाऊंगा। आपको जो मन भटक रहा है ना कि मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ लूं, और क्या छूट गया, क्या बचा है, क्या पढ़ना बाकी है, ये सारी जो एंजाइटी है ना आपके मन की, जो आपके मन में सारा चीज घूम रहा है, इन सब चीजों को मैं आज मैं शांत करूंगा। ठीक है, शांत कैसे करूंगा? तो मैं एक पीडीएफ लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में क्या क्या कहां से पढ़ना है लास्ट 1 डे में वो सब समझाऊंगा। प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? निबंध के इंपॉर्टेंट, पत्र के इंपॉर्टेंट, ग्रामर के इंपॉर्टेंट, भाषा शैली के इंपॉर्टेंट, वो सारे इंपॉर्टेंट्स जिसमें बाकियों के नंबर कटते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे, पीडीएफ जाके देखेंगे, तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। प्लस मैं आपको पूरी फॉर्मेट बताने वाला हूं कि देखो होता क्या है कि हिंदी में जो है कई बार आप अच्छा लिखते हैं बट आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है पेपर में, जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो मैं वो भी बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं और किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को अपने हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ सजेशंस लगे, कुछ और नया चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पे 10th और 12th के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्यूशन, चैप्टर पढ़ाने वाली वीडियोस भी आने वाली है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्लास 12 सीजी बोर्ड में। ओके, सीबीएसई के लिए भी कंटेंट लगातार चल जा रहा है और सीजी के लिए भी लगातार अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गारंटी मैं जरूर लूंगा कि ये जो वीडियो आप देख लोगे अच्छे से लास्ट तक, तो आपको बहुत ज्यादा जोश आ जाएगा हिंदी के लिए, और हिंदी में फोड़ के आओगे आप, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहली बात हम थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। देखिए एग्जाम में क्या होता है, अपठित गद्यांश आता है 12 नंबर का, और एक होता है अपठित काव्यांश, ये भी आता है 4 नंबर का। टोटल मिला के 12 4 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं ये किस तरीके से आते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो है, ये मैंने रखा क्या है, ये आपका जो है 2023 का हिंदी का पेपर है आपके बोर्ड का। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खंड का में 2 प्रश्न है जिसमें 16 अंक निर्धारित है। तो जो 16 अंक मैंने आपको यहाँ समझाया ना, 12 अंक के अपठित गद्यांश और 4 अंक के अपठित काव्यांश, वही 16 अंक यहाँ पे हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 जो है ये अपठित गद्यांश है, ये अपठित गद्यांश लिखा हुआ है ना, अपठित गद्यांश। ये कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का। दिखाऊं 12 नंबर का है कि नहीं है? देखो 12 नंबर का होगा, अपठित गद्यांश दिया रहेगा। और देखो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 नंबर 10 नंबर। आप बोलोगे 2 नंबर और कहाँ गए? अरे सबर करो, दिखा रहा हूं, देखो ये एक और एक 2 नंबर। तो ये मिला के हो गया 12 नंबर का क्वेश्चन। अब आपको मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको कि अपठित काव्यांश आता है जो कि 4 नंबर का होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अपठित काव्यांश 4 नंबर का कैसे, देखो ये प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा है, यहाँ लिखा है अपठित काव्यांश, है ना। ये कितने नंबर का आता है? ये आता है 4 नंबर का। देख लो कैसे 4 नंबर का आता है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, समझ में आ गया। तो आपको फोकट के ऐसे ही अगर आपको लिखना आता है तो आपको फोकट के 16 नंबर मिल गए। ठीक है, तो थैंक यू बाद में बोल देना मुझे। चलिए, मैंने कहा ना रिलैक्स फील करोगे आप इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन अंत तक देखना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको कि निबंध आता है 5 नंबर का, पत्र आता है 5 नंबर का। अब आप चलिए, अब पेपर में जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर था उसमें चलिए, उसमें आप देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है निबंध लिखिए, निबंध 200 शब्दों का, कितने नंबर का आया? 5 नंबर का। ठीक है,
तो फील कर पा रहे हो अपने बोर्ड पेपर को? ऐसा ही पेपर आपके सामने रहेगा, ठीक है, सेम। ठीक, अब नेक्स्ट सेम मतलब क्वेश्चन सेम मत समझ लेना, हर चीज बताना पड़ रहा है तुम लोगों को। अब नेक्स्ट देखना, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, लेकिन जो बता रहा हूं वही आएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 में एक पत्र है, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो यहां तक कवर हुआ, सेम ब्लूप्रिंट से ही आता है, ये पत्र तक कवर हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखो 5वें में क्या लिखा है मैंने? आता है एक पत्रकारीय लेखन, ये कितने नंबर का होता है? ये होता है 4 नंबर का। अब पत्रकारीय लेखन में क्या क्या पढ़ना होता है? कुछ डेफिनेशंस है, कुछ परिभाषाएं हैं, संचार क्या है, विशेष लेखन क्या है, पत्रकारिता क्या है, ये पढ़ना होता है। इसका इंपॉर्टेंट मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, नीचे पीडीएफ में सब कुछ है, तो रुके रहना, ठीक है, जल्दबाजी में क्लोज करके निकल मत जाना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये 4 नंबर का रहता है कि नहीं रहता। चलिए आते हैं फिर से हम अपने क्वेश्चन में, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में या संक्षिप्त में लिखिए। मैंने कहा ना संचार के कितने प्रकार हैं, संचार क्या है, यहाँ लिखा है ना, देखो ना, पत्रकारीय लेखन में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे 2023 में पूछा गया है, तो फिक्स रहता है। देखो तो ये जो आपसे पूछा गया ना, ये 4 नंबर का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आंसर कहाँ के हैं? पत्रकारीय लेखन जो है ना, परीक्षा सार में इकाई नंबर 5, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अभी मैं वो करवाऊंगा, तो वीडियो में रुके रहना, ठीक है। तो यहां से आपको फोकट के 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट, कहानी, नाटक, कविता, इनके प्रश्न उत्तर होते हैं। कहानी किसे कहते हैं, नाटक के तत्व लिखिए, कविता क्या है, ये इसके 3 नंबर आते हैं। इसके इंपॉर्टेंट भी मैं अभी आपको दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, इस पीडीएफ में ही है नीचे में, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, तो रुके रहना सब, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कहां से आया है? कविता, नाटक या कहानी से। तो कविता पूछ सकता है, नाटक भी और कहानी भी। तो लिखा है, कविता लेखन के संबंध में 2 मत कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद चलो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आलेख या फीचर, ये 3 अंक का आता है। दिखाओ कहां आता है, जस्ट इसके बाद, ये देखो आया। आलेख लिखिए, कितने नंबर का? 3 नंबर का। या फीचर लिखिए, कितने नंबर का? 3 नंबर का। दोनों और में रहता है, या तो आलेख पढ़ो या तो फीचर पढ़ो। हो गया, क्रैक हो रहा है, दिमाग खुल रहा है, मजा आ रहा है, कह रही है पेपर ऐसा आता है, ठीक। थोड़ा सा मेरा आवाज थका हुआ आ रहा होगा, अभी 3 बज रहे हैं, मैं सोया नहीं रात भर, बट ठीक है, जोश आ जाएगा धीरे धीरे वीडियो में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहाँ चलेंगे, यही रहना है ऐसे। नेक्स्ट आपका जो दिखेगा उसमें क्या रहेगा? उसमें आपका रहेगा आरोह। आरोह में 15 चैप्टर है, आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो 2-3 घंटा निकाल के पढ़ लो इस चैप्टर को ऊपर ऊपर। अब आरोह से जो है टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो आरोह से 6 अंक का, 4 अंक का और 6 अंक का क्वेश्चन आता है। 6, 4, 10, 6, 16। 6 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के। ये होते हैं काव्यांश का अर्थ समझाना होता है, एक काव्य दिया रहेगा उसका अर्थ। दिखाओ कहाँ है ये, चलो दिखा देता हूँ, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे। दिख रहा है ये कुछ प्रश्न क्रमांक 8, ये एक काव्यांश है, एक काव्य का अंश है, और इस काव्य के अंश को देने के बाद इसके ऊपर आपको प्रश्न उत्तर पूछेगा। बालक किस पर ललचा गया, माँ बच्चे की जिद को किस प्रकार शांत करती है, इस रुबाई के शायर कौन है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है। तो ऐसे आपको एक दे देगा काव्यांश, और उससे जुड़े 3 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछ लिए जाएंगे। तो हो गया ना आपका यहाँ पे 6 अंक, इसको 2-2 नंबर लिखना चाहिए था, ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया मेरे से। उसके बाद 4 अंक का क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम हम लोग छोड़ आते हैं, पता नहीं क्यों। बताओ, आपको हिंदी तक नहीं आती है, बचपन से जो भाषा आप बोलते आ रहे हो उसमें आपकी कोई कमांड नहीं है, तो अंग्रेजी और बाकियों में आपका क्या होगा? टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, सब सीख जाओगे, ठीक। अब देखो भाव सौंदर्य की बात करते हैं, तो 4 अंक का, इसमें मैंने मल्टीपल स्टार क्यों लगाया? मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के आ जाते हैं। भाव सौंदर्य का भी इंपॉर्टेंट मैं आगे देने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो रुके रहना, जाना नहीं। पीडीएफ लिखो ना, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, तो अभी देने वाला हूँ। भाव सौंदर्य का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा, और भाव सौंदर्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो रुके रहना, सब बताऊंगा। ये 4 अंक का आता है। अब देखो कैसे आता है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये दिखा प्रश्न क्रमांक कितना हो गया? ये 9 हो गया, 9।
ठीक है, ये यहाँ का देख लो, प्रश्न क्रमांक 9 हो गया। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य का एक अंश दिया हुआ है और नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, काव्यांश के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का और 2 नंबर, कितना नंबर हो गया, 4 नंबर। गॉट इट, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, उसके बाद आप ध्यान से देखिए, उसके बाद 6 अंक का जो है प्रश्न उत्तर आता है। दिखा देता हूं कहां आता है प्रश्न उत्तर 6 अंक का। देखो देखो, एक प्रश्न ये है 3 नंबर का, एक प्रश्न ये है 3 नंबर का, तो हो गया टोटल 6 नंबर का प्रश्न उत्तर। तो 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर और ये ऊपर के 6 नंबर, ये मिलके हो गए आरोह के 16 नंबर। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या दिखेगा हमको, आगे बढ़ेंगे तो क्या दिखेगा आपको, पेपर सेम फॉर्मेट में दिखेगा, सेम फॉर्मेट में, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। अब देखिए, एक है बाजार दर्शन से, अब आपके बुक में बाजार दर्शन से लेकर क्या लिखूं तक का एक पार्ट है, ठीक है। यहां से भी 16 अंक के प्रश्न आते हैं। कैसे, 6 अंक का आएगा गद्यांश और 10 अंक के आएंगे आपके प्रश्न उत्तर। तो देखो कैसे दिखा देता हूं मैं इस चीज को भी। ये देखिए आया 6 अंक का गद्यांश, 2 2 4 2 6 है ना, 6 अंक का गद्यांश आएगा। और देखिए और क्या लिखा है मैंने, और क्या लिखा है ऊपर में, 3 3 6 3 9 और 1 10, 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 अंक के। तो देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक, देखो 1 2 3, ये 9 और ये चौथा क्वेश्चन 10 आ गया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट एग्जाम में आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचे कितने लास्ट के, अब लास्ट में 10th वितान, वितान से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 चैप्टर मात्र है, 4 अंक का 1 प्रश्न और 8 अंक के 4 के 2 प्रश्न। दिखाओ इसको कहां पे आए हैं, ये देखो, ये देखो, 4 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का दूसरा प्रश्न, 4 अंक का तीसरा प्रश्न। एग्जैक्टली सेम मैच किया पेपर। अब पेपर इस तरीके से लीक होता है, बताओ। अब आप बोलोगे सर लीक कहाँ है, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप बताओ कि ये कौन सा अपठित गद्यांश आएगा इंपॉर्टेंट, मुझे ये बताओ। अरे फिर अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, फिर इसके बाद कैसे बताओ कि कौन सा अपठित गद्यांश आएगा, कुछ भी आ जाए। अरे मुझे हिंदी लिखना आता है, मैंने अगर 2-3 गद्यांश की प्रैक्टिस की परीक्षा साल से, तो उसके बाद कोई भी गद्यांश है उस बारे में लिख सकता हूँ। तो कोई ये इंपॉर्टेंट मत मांगा करो। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट मुझे तुमको देना है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखो क्या इंपॉर्टेंट दूंगा, मेरी बातों का बुरा मत मानना कोई, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रगल हो जा रहा है। देखो तो अब निबंध की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो निबंध में समझना सारी चीजें, मैं YouTube वीडियोस के माध्यम से कोई भी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। अभी क्या होता है ना कि आप लोग यानी स्टूडेंट जो है ना, वो कई भावनाओं में घिरे हुए हैं, उन लोगों का एग्जाम है ना, अब बचते को तिनके का सहारा। अब क्या होता है, यूट्यूब पे हर चैनल आके जो है ना, जिसको पढ़ाना लिखाना कुछ आता है नहीं आता है, सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं है, वो क्या करता है बिना रिसर्च के कुछ भी कुछ छाप देता है। अब मैं बता हंसी क्यों आ रही है मुझे, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे चैनल्स ना अपने मॉडल पेपर्स डाल रहे हैं, लिखते हैं मॉडल पेपर 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व भी नहीं कर रहे, टिक कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और पता बच्चे क्या समझ रहे हैं, बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो जो चैनल वाला है वो बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, जबकि वो तो नॉर्मल मॉडल पेपर है जो कि सीजीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और बस उस मॉडल पेपर को वो 5-10 मिनट में टिक लगा के बता दे रहा है। वहां से कुछ नहीं आता, मॉडल पेपर से, आदर्श से, यहां से कुछ नहीं फंसता है बच्चों। कभी कभी अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन फंस भी गया ना, तो उस 2-4 क्वेश्चन को पढ़ के आप पास नहीं होने वाले हो, ठीक है। अब बोलोगे कि सर कुछ भी बोल रहे हो, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा ना इस चैनल पे फालतू बातें नहीं होगी। इस चैनल पे जो भी बातें होती है वो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, उसके पीछे टाइम लगता है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, क्योंकि हम जो आपको देना चाह रहे हैं बेस्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बेस्ट से नीचे की उम्मीद ना खुद करते हैं और ना हम कुछ देते हैं। चाहे हमारे बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़े, चाहे हमारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, हमारे ही साथ जुड़ के हम उनको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एवरेज या बिलो एवरेज से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब क्वालिटी से हमें बेस्ट से ही मतलब है,
ठीक है, इसीलिए हम एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए नो कैड एजुकेशन, हम अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में ऑनलाइन में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ऐसे वीडियो से सावधान रहिए और अपना टाइम गंवाने से बचिए और नो कैड ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ बेस्ट मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं निबंध। निबंध में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, निबंध में जितना बता रहा हूं उतना पढ़ के जाओ, कोई ना कोई एक फंसेगा। ठीक है, अब जैसे पहला है वृक्ष धरा के भूषण, 2020 सेट एबीसी में आ चुका है, चांसेस है कि आ जाए। उसके बाद बस आपको आइडिया लेना है। पर्यावरण प्रदूषण 21 सेट एबीसी में आ चुका है। ठीक है, मतलब सब आ ही चुके हैं। उसके बाद प्लास्टिक की दुनिया, उसके बाद सीमेंट के जंगल में भटकती दुनिया। ठीक, उसके बाद सेल्फी का बढ़ता बुखार, जो कि मुझे नहीं लगता आएगा इस साल। उसके बाद वन है तो हम हैं, जानते सब हैं लेकिन फिर भी हसदेव को काट रहे हैं। मेक इन इंडिया, ओके। तो ये जो मैंने आपको निबंध बताया ना, इतने निबंध आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ लें, इन्हीं में से कोई एक जो आपके एग्जाम में आएगा। और मान लीजिए 1% चांस ऐसा रहा कि इनमें से कोई भी नहीं आया, तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, इतने का आइडिया ले लेंगे ना, तो कोई आप अच्छे से बना के आ जाएंगे, मुझे भरोसा है इतना आपके ऊपर। ठीक है, तो आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। अरे मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपका नाम नहीं जान रहा हूं, फिर भी मैं आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहा हूं कि आप कर लोगे, तो फिर आप तो खुद को जानते ही हो ना, यू कैन डू इट वेरी इजिली। ओके, सो चिल। नेक्स्ट वी हैव लेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पत्र। पत्र देखते हैं हम लोग, ठीक है, पत्र की बात कर लेते हैं। कहां गए पत्र, ये देखो, ये हमारे पास है पत्र। तो पत्र में देखिए, जो मैंने पहला आपको कहा करने के लिए, वह है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये देख लेंगे आप। लेटर में आप याद रखेंगे, लेटर में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा फॉर्मेट गया ना, तो नंबर गया, कॉमा, फुल स्टॉप, कहाँ रुकना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, इन सब की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ, प्रति किसको, संपादक दैनिक भास्कर रायपुर, विषय लिखा गया है महोदय, फिर कॉमा है ना, फिर उसका स्टार्ट किया गया है, तो इस तरीके से। फिर लास्ट में खत्म कैसे किया गया है, धन्यवाद, प्रार्थी, नाम, उसका एड्रेस, दिनांक, इस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। दूसरा आप ये वाला कर लेंगे, ये सारा पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तीसरा आप कोरोना वायरस वाला कर लेंगे, तीसरा या चौथा जो भी रहे देख लेंगे उसको। फिर आप एक ये कर लेंगे, अनियमित डाक वितरण की शिकायत। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन करने और जागरूकता, है ना, इसको कर लेंगे आप। फिर कर लेंगे दैनिक भास्कर के संपादन वाला। तो इतने पत्र आप एग्जाम में करके जाएंगे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर की, तो ग्रामर में मैंने आपको बताया ना कि विभिन्न प्रकार के पत्रकारीय लेखन से 4 नंबर का 4 प्रश्न आता है। कौन कौन से आता है वो मैं समझा देता हूँ, रुकना। यहाँ से 4 नंबर का, एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। क्या क्या पढ़ना है, देखो। संचार क्या है, ये टिक लगा हुआ है, अपने बच्चों को पहले से लगवा दिया था। वैसे हिंदी, एज अ नोवा कैड एजुकेशन फाउंडर एंड जो भी कहे टीचर हूं मैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, हम हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि स्कूल लिख लेगा, बट हमें पता है कि अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज चाहिए बच्चों का, किसी बच्चे को मेरे यहाँ से मेरिट में आना है, तो उसका हिंदी इंग्लिश भी अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए हमें उनको हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने बच्चों को पहले से टिक लगवा रखा है। कोई भी चीज मैं ऐसा आपको नहीं दूंगा जो मैंने अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों को, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ना दिया हो। सब कुछ मैं एकदम एग्जैक्टली दूंगा जो मैंने उनको दिया है, आप वो भी फ्री में। तो संचार क्या है वो देख लीजिए। तो संचार क्या है ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ से। फिर यहाँ से और क्या पढ़ लेना, संचार के माध्यम किसे कहते हैं, लिखिए, पढ़ लेना। संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इसको पढ़ लेना एक बार। फिर कूटवाचन या डिकोडिंग क्या है, कूटीकरण या एनकोडिंग क्या है, ये पढ़ लेना एक बार। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ ही लेना। उसके बाद संचार कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लेना। उसके बीच में से भी क्वेश्चन आते 1 नंबर का। अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है, मौखिक संचार, अरे बच्चों वाली चीजें एक एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद और क्या कर लेना, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, अभी तक आया नहीं है बट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आएगा। मुद्रित माध्यम क्या होता है, समाचार पत्र, समाचारों को संकलित करना, ये पढ़ लेना। ठीक है,
उसके बाद और क्या पढ़ लेना, ये समाचार पत्र का इतिहास मत पढ़ना, आजादी के पूर्व के प्रमुख पत्रकार मत पढ़ना, अन्य पत्रकार थे मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, ठीक है। जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ के जाना। उसके बाद श्रव्य संचार क्या होता है पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रेडियो की विशेषता, रेडियो की कमियां, ये सब मत पढ़ना, छोड़ देना, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इंटरनेट की विशेषता पढ़ लेना, इंटरनेट की कमियां पढ़ लेना, ये सब तो जनरल नॉलेज है यार। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाने वाले युग में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इंटरनेट की कमियां क्या, इंटरनेट की विशेषता क्या है। कमियां क्या है पता है इंटरनेट की, गंदी शक्ल भी स्नैपचैट में अच्छी दिखने लग जाती है, ये कमियां हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, पता नहीं अच्छा है भी हो सकता है किसी लोगों के लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है वो देख लीजिए, जन संचार के प्रमुख ये सब नहीं करना, जो जो बोल रहा हूँ बस वही करना है। आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1 मिनट और आने दो, लोडिंग में टाइम ले रहा है ये। हाँ, पत्रकारिता क्या है एक बार पढ़ेंगे। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए, देख लेना। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है, खोजपरक पत्रकारिता क्या है, ये पढ़ लेना। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या है, ठीक है। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए, शॉर्ट से नहीं ना। कार्टून कोना क्या है, रेखांकन कार्टोग्राफ क्या है, फोटो पत्रकारिता क्या है, इसको पढ़ना। समाचार क्या है, इसको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद संपादन क्या है, एडिटोरियल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। उसके बाद समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ना, ठीक। संपादन के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। अब ये मत कहना सर कितना कितना दे रहे हो, अरे कुछ नहीं है, एक लाइन का है, क्वेश्चन तो ज्यादा है लेकिन उसका आंसर देखो ना, एक लाइन का, ये भी पढ़ लेना। समाचार लेखन में कितने अंग होते हैं, ये भी पढ़ लेना, सब आसान आसान है, ठीक है। डेडलाइन क्या है, इसको पढ़ लेना। रेडियो ये वाला छोड़ देना, तो उसमें लगाया हूं ब्लैक। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से, ये लिख लेना। उसके बाद जो जो एंकर बाइट पढ़ लेना, लाइव पढ़ लेना, एंकर पैकेज पढ़ लेना, एंकर विजुअल पढ़ लेना, फिर ड्राई एंकर पढ़ लेना, ठीक है। फिर इंटरनेट पत्रकारिता क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना। भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पे उपलब्ध है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सब सारे के सारे समाचार पत्र इंपॉर्टेंट, सारे के सारे समाचार पत्र आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ओके। सबकी पेड मेंबरशिप है, पढ़ सकते हो आप। उसके बाद विशेष लेखन क्या होता है, उसके बाद ये आप पढ़ लेना, एक डिस्क से क्या तात्पर्य है। उसके बाद विशेषीकृत रिपोर्टिंग, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं, ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद बीट रिपोर्टर क्या होता है, इसको पढ़ लेना। विशेष लेखन की भाषा पढ़ लेना, ठीक है। और इतना तो पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे से चले जाना। संपादन के प्रमुख कार्य भी देख लेना और संपादन के महत्व को बतलाइए, ये भी एक बार देख लेना, चलेगा। तो इतनी सारी चीजें जो है, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ के चले जाना। इसमें से 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको लगेगा सर ये तो पूरा बता दिया, अरे पूरा नहीं बताया बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म हो जा रहे हैं, पूरा कहोगे क्या बताओ। मतलब ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, इसके आंसर को लिखोगे ना तो हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन के बराबर बस होगा। तो मैंने पूरे नहीं बताए, आप रिलैक्स कीजिए, मैंने बहुत कम बताया, इतना आप पढ़ के जाना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं, ये देखिए, कविता कहानी नाटक की रचना, इससे आएंगे आपके 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन बताया था अभी। अब इसके लिए क्या क्या पढ़ना, वही क्या क्या पढ़ना, कविता क्या है, कविता है ना, कविता कैसे बनती है, ठीक। उसके बाद कविता लेखन के संबंध में 2 मत कौन कौन से हैं, 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो 23 में आता है वो 24 में नहीं आएगा। कौन बताता है आपको ये सब ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो 23 में आता है वो 24 में भी आ सकता है, क्योंकि जो 22 में आया था वो 23 में आ चुका है। तो ऐसा ज्ञान किसी से मत लिया कीजिए। कविता के मुख्य घटक कौन कौन से, प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या है, उसके बाद कहानी के इतिहास पर प्रकाश डालिए, भारतेंदु युग पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा मतलब ये पढ़ लेना, कहानी के इतिहास पर प्रकाश डालिए। उसके बाद कहानी लेखन का महत्व पढ़ लेना एक बार, ठीक। उसके बाद कहानी के प्रमुख तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ठीक। इसको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, एकदम अच्छे से। नाटक किसे कहते हैं, मस्त पढ़ लेना।
उसके बाद नाटक किसे के नाटक के तत्व होते हैं, नाटक के तत्व कहीं ना कहीं लिखे होंगे। देखो एक नाटक लेखन में कथ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, नाटक लेखन में संवाद का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये सब चीजें नाटक लेखन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इतना पढ़ोगे तो 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। नाटक और कहानी में 3 अंतर लिखिए। हिंदी के नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। धर्मवीर भारतीय गीत नाट्य कृति का नाम लिखिए, ठीक है। ये वाला भी एक क्वेश्चन कर लेना। प्राचीन नाटकों में कौन कौन से 3 प्रकार के कथोपकथन होते थे, ठीक। और ये लास्ट, इतना पढ़ लोगे 3 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं फीचर आलेख, यहाँ से भी 3 नंबर का आता है। आलेख या फीचर दोनों और में रहता है, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पे देखना एक चीज, यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ कुछ आलेख। अब आलेख क्या होता है, देखो ये आलेख है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जहां सोच वहां शौचालय, समझना बात को, ठीक है। वैसे ना ये सेंटेंस मेरे को बहुत अजीब लगता है, जहां सोच वहां शौचालय, मतलब मजाक की अगर बात है तो जहां सोच वहां शौचालय, तो सा अजीब है, बट ठीक है जो भी है ना। सैनिटेशन के लिए था, ठीक। ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ आपने सुना होगा, मुहिम चली थी सरकार की, खुले में शौच मत कीजिए, और करना भी नहीं चाहिए वैसे। नेक्स्ट देखिए, तो जहां सोच वहां शौचालय। अब इस पे आपको आलेख लिखना है, ठीक है। अब आलेख में क्या होता है ना, समझना बात को। आलेख में आपको इस सेंटेंस के बेसिस पे ना एक पूरा जो है ना एक आलेख तैयार करना है, जिसमें आपको ये समझाना है कि इस सेंटेंस के तरीके से आपको समझाना होगा कि इसका मतलब क्या है और इस सेंटेंस का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना, तो अपनी भाषा में लिखना होता है, नॉर्मल सीधी भाषा होनी चाहिए आपकी, बहुत ज्यादा उसमें बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आलेख हमेशा एकदम ही नॉर्मल भाषा में लिखा जाता है, आम भाषा में लिखा जाता है कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप 2-3 आलेख की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ पे 4 नंबर कट जाते हैं मैक्सिमम बच्चों के, वो होता है भाषा शैली, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। अब ऐसा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या होगा एग्जाम में ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ऐसा करके काव्यांश दिया रहेगा, और काव्यांश का जो है, काव्यांश का अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर, ये तो पूछा जाता है, आपको पता है 6 नंबर का बताया हूँ, आता है 2-2 करके। और फिर पूछा जाता है ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का आता है। 2 नंबर का, ये देखिए कैसे, ये जो है ये 2 नंबर का, और ये जो है ये भी 2 नंबर का। मतलब कौन कौन सा, फिर से बता देता हूँ, ये एक क्वेश्चन ये 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 नंबर हुआ। तो पूछा गया है काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्यांश का भाव सौंदर्य मतलब क्या होता है कि कोई काव्य का अंश जब आप पढ़ते हो, तो उस अंश में कौन कौन सी भावनाओं को व्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा, ये उसकी काव्य का उसका भाव सौंदर्य होता है। और एक होता है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य मतलब क्या, कि भैया उस काव्यांश को बनाने के लिए कौन से रस, छंद, अलंकार, ठीक है, इन सब का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो देखो मैं हिंदी मीडियम से था, 8th के बाद मैं हिंदी मीडियम में गया, ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल था, मुझे दोनों लैंग्वेज की समझ थी, और प्लस क्या था, स्कूल की फीस कम लगती है, सिंपल सी बात है ना। तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, लिखने में पता नहीं, लेकिन मुझे आती है अच्छे से। तो ये सब पढ़ने में ना, अभी तो ठीक है आपके पास टाइम कम है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बट इन सब को पढ़ने से ना आपकी जो भाषा की पकड़ है ना हिंदी पे, वो बढ़ती है। बट हम क्या करते हैं ना, इग्नोर करके रहते हैं कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ जाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो आप क्या करोगे, समझ लो इस बात को, काव्यांश का भाव सौंदर्य बोलेगा मतलब उस काव्य को पढ़ने से आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग क्रिएट हुई, कौन कौन से भाव उत्पन्न हुए, वो समझाना है। और दूसरा काव्यांश का शिल्प सौंदर्य कहा जाएगा, इसका मतलब कि काव्यांश का शिल्प क्या है, काव्यांश में कौन से मुहावरे, कौन से छंद, कौन सा अलंकार, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, बस इतना सा लिखना होता है। तो आप अगर 2-3 ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना, जैसे ये मैंने बताया, और ये देखिए नीचे में ये मैंने बताया, ये दिख रहा है आपको, ऐसे यहाँ पे भी वही चीज है, सिर्फ सौंदर्य और भाव सौंदर्य, है ना। इसको आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है।
बस आप याद रखेंगे भाव सौंदर्य में ये बताना होता है कि कहानी पढ़कर, कविता पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए, और सिर्फ सौंदर्य में ये बोलना होता है कि उस काव्यांश को लिखने के लिए कौन कौन से छंद, अलंकार और क्या बोलते हैं रस का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ होगा, अच्छे से मैंने बता दिया। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसको अच्छे से कीजिए, मजे से कीजिए, ज्यादा हेडेक आपको नहीं लेना है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो यहां तक रुके होंगे उनको ही ये चीज मिलेगी, जो आधे में देख के निकल गए होंगे उनको नहीं मिलेगी। अब कुछ चीजें क्या वो मैं आपको समझा देता हूं, समझना बात को। कुछ चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे देखो, जब एग्जाम आपका स्टार्ट, तो देखो कुछ बातें, पहली बात है आप जब एग्जाम में प्रश्न लिखना स्टार्ट करोगे तो हमेशा कब ये लाइन खींचा रहता है आपके पेपर में, लाइन के इस तरफ कुछ नहीं लिखना है आपको। अगर लिखना है मान लो किसी का उत्तर, तो आप सिंपल लिखोगे उत्तर क्रमांक 1, या तो इसको आप डब्बे से बंद कर दो या तो इसके नीचे एक लाइन खींच दो। तो उत्तर क्रमांक 1 आपने लिखा। अब मान लो उत्तर क्रमांक 1 का आप लिख रहे हो अ, तो आप ऐसा लिख दो उत्तर क्रमांक 1 अ, और फिर नीचे से क्वेश्चन आंसर लिखना, सॉरी आंसर लिखना स्टार्ट करो। गॉट इट? ऐसे लिखना है आपके एग्जाम में, लाइन के इस तरफ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पत्र एक पेज में खत्म हो जाना चाहिए, दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए। तो पत्र को आप हमेशा कंप्लीट एक पेज में लिखेंगे, दूसरे पेज में नहीं ले जाएंगे। तीसरी बात है जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि जब वो पेपर देखते हैं तो स्टार्टिंग में मान लो कोई क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसमें लिखना है मैक्सिमम 30 शब्द। तो बच्चे को वो क्वेश्चन, अब देख क्या होता है, बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। कैसे? वो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, उन क्वेश्चंस में जो सीमा दी ही गई है शब्द की उससे ज्यादा लिखते हैं, और जब लास्ट में बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, जहां सच में समय देना चाहिए, वहां पे वो अपने राइटिंग की स्पीड बढ़ाते हैं जिससे राइटिंग खराब हो जाता है, और प्लस उनका जो जितना शब्द उसमें लिखना चाहिए उतना नहीं लिख पाते हैं। तो मेरा ये आपको अनुरोध रहेगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भावनाओं में मत बहकिए, जितने शब्दों में बोला उतने में लिखिए, खत्म करके आगे बढ़िए। क्योंकि आप अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कम लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि कम ही लिखना है उसमें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का 6 नंबर का है और उसमें आपने कम लिख दिया, क्यों? क्योंकि समय का अभाव हो जाएगा आपको। अगर आप पहले छोटे क्वेश्चंस में ज्यादा समय वेस्ट करेंगे, ज्यादा लिख देंगे, तो आपको आखिरी में समय कम मिलेगा, और जहां आपको सच में ज्यादा लिखना चाहिए बड़े क्वेश्चंस में, वहां के आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो हर क्वेश्चन को उसके नंबर के अकॉर्डिंग टाइम दीजिएगा, किसी को ना ज्यादा किसी को ना कम, ताकि आखिर में बड़े क्वेश्चंस के लिए आपके पास सफिशिएंट समय बचा रहे। तो यही मेरे सजेशंस है, यही मेरी आखिरी जो है वीडियो है हिंदी को लेकर क्लास 12th की। तो मैं एकदम भगवान से प्रे करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए। चिल अपने दिमाग को रखिए, आप सब कुछ बेहतर जाएगा। एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं, कोई एंजाइटी महसूस नहीं करेगा। एग्जाम है, आपने एफर्ट किया, आपको रिजल्ट मिलेगा, सबको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई फालतू के टेंशन मत लेना। तो मिलते हैं फिर हम लोग इंग्लिश के वीडियो के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो। मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक कंटेंट की रीच जाए। डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां ज्वाइन होना, वहां पे लिंक, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड का पीडीएफ जो है अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।